जय हिंद प्यारे साथियों। हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम करेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024, यूपीएसआई, एसएससी जीडी या हर वो एग्जाम जिसमें हिंदी आती है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस ही क्यों ना हो, इससे रिलेटेड यानी हिंदी से रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं या बने हुए अभी तक के हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उसमें से 10 से 15 सवाल ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। चाहे आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना, किसी बुक से कर रहे हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन कर रहे हो, उस दौरान भी आप देखोगे कुछ सवाल ऐसे आपके सामने आएंगे जो आप पिछले प्रैक्टिस सेट में लगा चुके होंगे। इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। आपके नंबर भी उससे बढ़ते हैं। सवाल कुछ ऐसे होते हैं जो बार बार आपको अच्छे से याद हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाता है और आपका जो आंसर देने का तरीका होता है सवाल को पढ़ने के बाद, वो आप अच्छे से उसमें घुन जाते हो। घुन जाते हो मतलब अच्छे से परफेक्ट हो जाते हो। समझ रहे हो बात को। सवाल नंबर 1 यहां पर है, कह रहा है बाच्चे कितने प्रकार के होते हैं। बाच्चे कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं कहूंगा बाच्चे जो होते हैं दोस्त वो 3 प्रकार के हो जाते हैं। कहोगे कौन कौन से, तो पहला तो हो जाता है कृतवाच्य। पहला हो जाता है कृतवाच्य, बोले ठीक है। और दूसरा हो जाता है कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसको कृतवाच्य बोलते हैं। जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्त, उसको हम कर्मवाच्य बोलते हैं। और तीसरा हो जाता है भाववाच्य। तीसरा हो जाता है भाववाच्य। भाववाच्य कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। कर्ता में जो कृतवाच्य होता है उसमें कर्ता की प्रधानता होती है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिया को कर्ता कर रहा होता है। और कर्म में क्या होता है, कर्म में ऑब्जेक्ट जो होता है, जो कर्म होता है, वो कर्म क्रिया को कर रहा होता है। यानी जो क्रिया आती है कर्म में वो कर्म के हिसाब से आती है और कृत में कर्ता के हिसाब से क्रिया आती है। और भाववाच्य में असमर्थकता का बोध होता है, ठीक है भाई। इसको अगर मैं साधारण भाषा में बताऊं तो जितने भी साधारण वाक्य होते हैं, साधारण, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, जितने भी साधारण वाक्य होते हैं वो सब के सब कृतवाच्य होते हैं। जैसे मैं बाजार जाता हूं, ये कैसा वाक्य है, ये कृतवाच्य है ना। राम स्कूल जाता है ना। सोहन खाना खाता है, ये सब सिंपल वाक्य हैं, साधारण वाक्य हैं। और जितने भी साधारण वाक्य होते हैं, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, जब आपको पता ना हो कि करना क्या है, तो जब साधारण वाक्य आपको मिले जिसको पढ़ने में कोई भी ऊंच नीच ना हो, मतलब सिंपल तरीके से आप पढ़ लो उसको, तो वो कृतवाच्य होता है। और जिसमें के द्वारा या फिर क्रिया को कर्म कर रहा हो यानी ऑब्जेक्ट कर रहा हो, तो वहां पर कर्म वाच्य हो जाता है। भाववाच्य में असमर्थकता होता है कि पिताजी से चला नहीं जाता, और वो निगेटिव भी, थोड़ा 90% निगेटिव भी होता है वो वाक्य, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, बी बन जाएगा। इसमें एक ऐसी बात मैंने आपको बताई जो आपको जिंदगी भर याद रहेगी, ठीक है। तो जितने भी सिंपल वाक्य होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं दोस्त, तो आप कहोगे वो सब के सब हो जाते हैं कृतवाच्य। अगले पर आते हैं, देखना क्या कह रहा है। सवाल में कहा जा रहा है वह दिन भर पढ़ता रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है। देखो यहाँ पर ना ऑप्शन गलत कर दिए इन्होंने थोड़े से, है ना। तो ये हमारे ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या होंगे, ऑप्शन नंबर 1 में आपको दे देता हूं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1 में आपको दे देता हूं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, यह है परिमाणवाचक, परिणाम वाचक। एक ऑप्शन ये है आपके पास वाचक, ठीक है भाई। ये आंसर देना आपको, वह दिन भर पढ़ता रहा। तो दिन भर यहां पर क्या है, ऑप्शन नंबर ए परिणामवाचक है, ऑप्शन नंबर बी निपात है, ये एक तरह का निपात है, या ऑप्शन नंबर सी ये एक समुच्चय बोधक है, समुच्चय बोधक, ये एक समुच्चय बोधक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी और दे देता हूं आपको, क्या ये प्रश्नवाचक है, क्या ये प्रश्नवाचक, क्या ये प्रश्नवाचक है, जरा बताओ मुझे। यहां पर है हमारे पास सवाल कि वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है, परिणाम वाचक है, निपात है, समुच्चय बोधक है, या फिर प्रश्नवाचक है। तो दोस्त आपका आंसर आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ये एक तरह का निपात है। निपात क्या होते हैं, निपात जो होते हैं वो वाक्य के अंश नहीं होते, लेकिन वो जब अगर वाक्य में आ जाए तो उस वाक्य का थोड़ा सा रूप बदल देते हैं, है ना। जैसे मैं बात करूं, निपात जो होते हैं मेरे दोस्त वो 9 प्रकार के होते हैं। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखना, है ना। कभी पूछ लेता है कि निपात कितने प्रकार के होते हैं, तो 9 प्रकार के होते हैं। जैसे निपात में बात करूं, जैसे तो,
भी, ठीक, ठीक, ये सब निपात है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जिनमें कोई परिवर्तन ना हो वो जबरदस्ती लगाए जाएं कि उनके बिना भी वाक्य का काम चल सके। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो सब क्या होते हैं, निपात होते हैं, है ना। जैसे भर, जैसे भर आप लिख सकते हो, तो, भी, ठीक, भर, ही, ये ऐसे जो शब्द अब मिलते हैं आपको, ये सब के सब निपात होते हैं। तो दिन भर, दिन भर भी क्या है, एक तरह का निपात है, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते आप। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है अगले सवाल में, ये कह रहा है हमसे, कोष्टक के अंदर कौन सा विराम चिन्ह है। कोष्टक के अंदर, यहां पर एक कोष्टक है, कोष्टक लगा हुआ है और उसके अंदर एक विराम चिन्ह लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक है भाई। तो ये हमसे पूछ रहा है कि ये कौन सा विराम चिन्ह है, ये कौन सा विराम चिन्ह है, ये हमसे पूछ रहा है। देखो अल्प विराम, अल्प विराम कैसा होता है, अल्प विराम अच्छे जानते हो, कोमे को बोलते हैं अल्प विराम, ठीक है भाई। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक कैसा होता है, प्रश्नवाचक में ये लगा हुआ होता है प्रश्न चिन्ह, ठीक है भाई। विस्मयादि बोधक कैसा होता है, तो आप कहोगे ये जो लगा हुआ है ये विस्मयादि बोधक ही है, ठीक है भाई। तो ये जो है कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, विस्मयादि बोधक, ठीक है भाई। अगला क्या है, अर्धविराम, अर्धविराम कैसा होता है, तो ये होता है इसमें लगा हुआ और इस तरीके से कॉमा लगा हुआ होता है, ये होता है अर्धविराम, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि बाल की खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ है। बाल की खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ठीक है भाई। तो क्या बनेगा, बढ़ा चढ़ाकर बात कहना, ये तो अतिशयोक्ति हो गई, ये तो अतिशयोक्ति हो गई, बढ़ा चढ़ाकर बात कहना। गुण दोष की परख करना, गुण दोष की परख करना, ये तो एक तरीके से ऐसा होता है जो एग्जामिनेशन होता है ना, तो जांच करते हैं अच्छा या बुरा, नहीं होगा। बहुत मीन मेख निकालना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात की खाल निकालना यानी कि बहुत मीन मेख निकालना। कुछ लोग होते हैं ना एक बात को लेकर बैठ जाते हैं, उसमें ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसा हुआ, ये सब, तो इसको क्या बोलते हैं, मीन मेख निकालना, है ना, मुश्किल काम निकालना। नहीं भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है हमसे, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का क्या अर्थ है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये एक लोकोक्ति है और इसका अर्थ हमसे पूछ रहा है कि इसका अर्थ क्या है। तो थोड़े दिन का सुख, यही आंसर हो जाएगा, पहले शुरू में दे रखा है इन्होंने। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये क्या है, थोड़े दिन का सुख, है ना। चांद दिखाई ना देना, ये तो अमावस हो जाएगा, है ना भाई। 4 दिन चांद दिखाना, ये कोई किसी का घर का सामान थोड़ी है कि दिखाया और रख लिया, वो तो प्राकृतिक चीज है। सुख ही सुख होना, नहीं भाई, सुख ही सुख नहीं होगा, बल्कि थोड़े दिन का सुख होगा, सुख ही सुख, ये आंसर मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगले पर आते हैं, यानी कि सवाल अगले पर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी थोड़े दिन का सुख। क्या कह रहा है इसमें दोस्त, साहित्य में रस का क्या अर्थ है। जो हम साहित्य है, साहित्य में हमें रस दिए जाते हैं और पूछ रहा है कि रस का अर्थ क्या है ना। टोटल रस हमसे पूछे जाएंगे तो कितने होते हैं, बोले 11 हो जाते हैं, है ना। एक रस होता है इसमें नवा रस, नवा, और सॉरी रस जो होते हैं कुल, कुल रस हो जाते हैं 9, कितने 9 हो जाते हैं। और इसमें जो नवा रस होता है वो रस होता है हमारा शांत रस, कौन सा, वो होता है शांत रस, ठीक है भाई। वो रस कौन सा है, शांत रस। लेकिन इस शांत रस को भरत मुनि नहीं मानते हैं, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें। कभी कभी सवाल बन जाता है कि ऐसा कौन सा रस है जिसे भरत मुनि नहीं मानते हैं, तो वो शांत रस है। तो साहित्य में रस का अर्थ क्या है, कभी कभी सवाल ये भी बन जाता है कि भाई रस का अर्थ तो बताओ क्या है। तो रस का अर्थ क्या होता है, साहित्य की मिठास। साहित्य की मिठास होती है, नहीं भाई, साहित्य की मिठास नहीं होती। किसी रस का आनंद लेना, रस मतलब जूस की बात कर रहा है, यह आनंद लेना नहीं। किसी फल का स्वाद लेना होता है, नहीं। साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति जो होती है, यानी कि जो एक अनुभव होता है साहित्य को जब हम पढ़ते हैं और हमारे दिमाग में जो विचार चल रहे होते हैं और वो विचार अच्छे होते हैं, मजा आ रहा होता है उनको पढ़ के, तो वो एक तरह का रस होता है, उसी के बोलते हैं, यही एक आनंदानुभूति है। तो साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति को क्या बोलते हैं, साहित्य रस,
इसका अर्थ बन जाता है। ठीक है भाई, साहित्य रस। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, क्या कह रहा है? ये कह रहा है हमसे, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो आप कहोगे दोहा चरण में छंद में कितने होते हैं भैया? 4 चरण हो जाते हैं, 4। देखो इसका दोहा जो होता है इसमें पहले और तीसरा, पहला और तीसरा जो होता है उसमें होती हैं 13 मात्राएं। कितनी? 13 मात्राएं। ठीक है भाई, और इसका जो दूसरा और चौथा होता है चरण, दूसरा और चौथा चरण जो होता है उसमें 11 मात्राएं होती हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो दोहा में जो पहला और तीसरा होता है चरण होता है, पहला और तीसरा चरण होता है उसमें 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरा और चौथा जो होता है उसमें 11 मात्राएं होती हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? बोले 4 हो जाते हैं, 1 2 3 4। काम खत्म, पैसा हजम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले पर आते हैं, क्या कह रहा है इसमें? भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सुंदर उत्पन्न करते हैं। अच्छा, सुंदरता उत्पन्न करते हैं, ये होगा। क्या कह रहा है इसमें? भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से, भाषा के अंदर शब्द और अर्थ की दृष्टि से सुंदरता होना चाहिए था। सुंदरता उत्पन्न करते हैं, कौन उत्पन्न करते हैं? रस, छंद, गुण या अलंकार? तो अलंकार क्या होते हैं भैया? भाषा में 4 चांद लगाते हैं, और इस अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण, इसीलिए इसका अर्थ क्या होता है? आभूषण, यानी गहना इसका अर्थ होता है। ठीक है भाई, रस आप जानते हो, रस मैंने अभी बताया था कि वो साहित्य में आनंद देते हैं जो उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, क्या कह रहा है? येरेलेवे किस प्रकार की व्यंजन है? येरेलेवे किस प्रकार के व्यंजन है? येरेलेवे किस प्रकार के व्यंजन है? ठीक है भाई, किस प्रकार के व्यंजन है? तो किस प्रकार के व्यंजन है ये बताना है। तो येरेलेवे किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए, ये होते हैं दोस्त, ये हो जाते हैं अंतस्थ व्यंजन। कैसे अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं? कितने होते हैं? 1 2 3 4। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, आप अच्छे जानते हो। उस व्यंजन की अगर मैं बात करूं तो ये भी 4 हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आप कहोगे ट्रिपल से, एक ये वाला से हो जाता है, एक ये वाला से हो जाता है, एक ये वाला से हो जाता है, और एक ये है हो जाता है। तो ट्रिपल से और है ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। अयोगवा कौन कौन से होते हैं? अयोगवा, तो आप कहोगे अयोगवा हो जाते हैं 2। कौन कौन से? एक तो हो जाता है अंग, ये बोलते हैं जिसको, और एक हो जाता है विसर्ग, ये वाला विसर्ग। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्त? इसको हम बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, इसको विसर्ग बोलते हैं, और इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार। ठीक है दोस्त, इसको अनुस्वार ही बोलते हैं। और ये है क्या? ये भी हमारा क्या है? अयोगवा है। और ये वाला भी क्या है दोस्त? हमारा अयोगवा है। ये और ये अयोगवा होते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, ये वाला जो चंद्रबिंदी वाला होता है, ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं अनुनासिक। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? इसको बोलते हैं अनुनासिक। इसको बोलते हैं अनुनासिक। ठीक है दोस्त, क्या बोलेंगे? अनुनासिक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। जो कै वर्ग, कै वर्ग, खे वर्ग, कै वर्ग, टै वर्ग, चै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, ये जितने भी वर्ग होते हैं 5 के 5, ये सब के सब क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगर आपने पिछली क्लास में मेरी देखी होंगी तो आपको पता होगा कि वर्ग क्या चीज होते हैं। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, क्या कह रहा है इसमें? ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मैंने बताया था कि आप क्रिया से भी इसको पहचान सकते हो और सर्वनाम से भी। जैसे अगर मैं क्रिया की बात करूंगा तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं होता है, मैंने लिखा होता है, तो होता है तो ये क्या बनेगा? पुल्लिंग बन जाएगा। अगर होती है, अगर मैंने लिखा यहां पर होती है, होती है, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा स्त्रीलिंग, ये बनेगा स्त्रीलिंग।
देखो शुरू करते हैं यहाँ पर, कृपा होती है या होता है, तो आपको कृपा तो होती है, जब होती है तो क्या बनेगा, बोले स्त्रीलिंग बन जाएगा, ये बनेगा स्त्रीलिंग। ठीक है भाई, स्त्रीलिंग ही हमसे पूछा था, आंसर हमारा पहला वाला ही हो जाएगा। ठीक है, इसको भी चेक कर ले। मित्र बोले होता है, जब होता है तो क्या बनेगा, बोले पुल्लिंग बन जाएगा। कार्य होता है, देखो यहाँ पर है ना होता है तो पुल्लिंग हो जाएगा, होता है कार्य होता है, काज होता है तो ये क्या बनेगा, पुल्लिंग बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। त्योहार होता है, ठीक है भैया, तो होता है तो ये भी क्या बनेगा, पुल्लिंग बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पर आते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कहा जा रहा है हमसे वचन किसका बोध कराता है, वचन किसका बोध कराता है। तो वचन किसका बोध कराता है, कहते हैं एक वचन और बहुवचन, ये किसका बोध कराता है भाई, वचन से ही हमें पता चलता है कि कोई भी शब्द एक वचन में है या बहुवचन में है, मतलब एक है या एक से ज्यादा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा लड़का, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर लड़का, और यहाँ पर लिखा मैंने लड़के, लड़के, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, बताओ कैसे पता चलेगा। तो आप कहोगे ये वचन से पता चलेगा, ये बनेगा एक वचन, ये बनेगा एक वचन, और ये बनेगा बहुवचन, ये बनेगा बहुवचन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लड़के बहुवचन, लड़का एक वचन, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है कि वचन किसका बोध कराता है, तो आपको यहां पर पता चलिए, मैंने बताया तो प्राणी या वस्तु। अब देखो यहाँ पर वस्तु भी हो सकती है, मैं लड़का रखा है यहाँ पर, आप कोई वस्तु भी रख सकते हो, बोतल रख सकते हो, स्टैंड रख सकते हो, मोबाइल कुछ भी रख सकते हो। तो प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। ठीक है भाई, एक है या अनेक है, किसका बोध करा रहा है, किसी भी वस्तु या प्राणी का बोध कराता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, बाकी पढ़ लो। प्राणी या वस्तु के एक होने का नहीं बल्कि अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का। देखो यहाँ पर सिर्फ अनेक लिखा है, एक नहीं लिखा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला प्राणी या वस्तु के लिंग का, नहीं लिंग का ये कहाँ बोध कराता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये ऐसे सवाल उठा के लेकर आया हूं मैं, जो आपको इस तरह के सवाल एक दो जरूर देखने मिलेंगे। ये सुपरफुलियस हो गया यहाँ पे। क्या कह रहा है भाई इसमें, विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है, विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है। तो विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है, हमसे ये पूछना चाह रहा है। तो विशेषण जो है मेरे दोस्त, वो संज्ञा की विशेषता बताता है, और जब संज्ञा की विशेषता ये बता देता है तो यही संज्ञा क्या बन जाती है, बोले विशेष से बन जाती है। क्या, विशेष से। लेकिन मेन क्या है, संज्ञा की विशेषता कौन बताता है, विशेषण बताता है। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है इसमें, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आप कहोगे इसके दो भेद हो जाते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है अकर्मक, अकर्मक क्रिया, और दूसरी हो जाती है सकर्मक क्रिया, सकर्मक। ठीक है भाई, ये दो तरह की क्रियाएं हो जाती हैं, किसके आधार पर, कर्म के आधार पर, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं, जिसमें कर्म मौजूद होता है, ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, उसको सकर्मक बोलते हैं, जिसमें कर्म नहीं होता उसको अकर्मक बोलते हैं। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। तो व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है, तो आप कहोगे इस काल का अर्थ हो जाता है समय। क्या होता है भाई, समय इसका अर्थ हो जाता है, लेकिन नॉर्मल में काल का अर्थ मृत्यु भी होता है, अंत भी होता है। लेकिन साहित्य व्याकरण में क्या अर्थ होता है इसका, तो आप कहोगे इसका अर्थ हो जाता है समय। अगले पर आते, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। ऐसे ही सवाल तो परेशान कर देते हैं कभी कभी, क्योंकि हमारी नजर जाती नहीं है इस सवालों पे, हम देखते भी नहीं इन सवालों को, देखते भी तो ऊपर से सरसरी नजर मारी खत्म। इस वजह से सवाल परेशान कर देते हैं जो नॉर्मल होते हैं बिल्कुल। कह रहा है यह है ताले की चाबी है, वाक्य में कौन सा कारक है, यह है ताले की चाबी है। कारक कितने, आप कहोगे 8।
ताले की चाबी है, या तो आप ऐसे कह सकते हो यह ताले की चाबी है। तो अगर की का काकी के सोच के आप संबंध सोच रहे हो तो गलत है, संबंध नहीं है, बल्कि यह है ताले के लिए चाबी है। यहां पर आप लिखोगे के लिए, ताले के लिए चाबी है। जैसे मैं कहूं कि ये खिलौना बच्चे का है, बच्चे का है, या ये फिर कह सकता हूं कि ये खिलौना बच्चे के लिए है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। क्योंकि कारक होते हैं 8 और संप्रदान की जो विभक्ति होती है वो क्या होती है, वो होती है के लिए। ठीक है भाई। जैसे कर्म की विभक्ति होती है को, कर्ता की होती है ने, कर्ता की क्या होती है, ने हो जाती है, संप्रदान की के लिए हो जाती है, के लिए हो जाती है। ये देखो करण है, करण है, इसमें स होगा, से, लेकिन ये वाला जो स होगा ना करण में, ये साधन के लिए आता है, ये साधन के लिए आता है, समझे, अलगाव के लिए नहीं आता। अपदान में जो आता है से, वो अलगाव के लिए आता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, बच्चा चारपाई से गिर गया, इस तरीके से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, क्या कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मैंने अभी आपको बताया था। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान आप क्रिया से भी कर सकते हो और किससे कर सकते हो, सर्वनाम से भी कर सकते हो। तो जैसे यहां पर लिखता हूं मैं होता है, जैसे मैंने लिखा यहां पर होता है, होता है तो इसका मतलब क्या बनेगा, पुल्लिंग। और होती है, अगर होती है तो क्या बनेगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। ठीक है भाई, होता है तो पुल्लिंग और होती है तो स्त्रीलिंग। जैसे जैसे यहां पर लिखा भव दिया, भव दिया होती है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है पुल्लिंग, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। डिबिया होती है तो डिबिया होती है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। और साध्वी होता है या होती है तो साध्वी होती है, ये साधु का क्या है, स्त्रीलिंग है। साधु पुल्लिंग है और साध्वी स्त्रीलिंग है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। संचालक होता है, जब होता है तो ये बनेगा पुल्लिंग और यही हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। क्या कह रहा है इसमें, देखना भाई, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कह रहा है हमसे सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या है, सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या है। तो सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा, तो आप कहोगे इसका निरपेक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, सापेक्ष होता है निरपेक्ष। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं आपको, कम समय में ज्यादा सवाल। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है देखो ये थोड़ा सा ना गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, देखो ये वाला चिर और ये वाला चिर, ये इस तरीके से है, ये है चिर और एक है चीर। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द जो होते हैं वो ये वाले होते हैं समश्रुति, यानी कि वो सुनने में एक जैसे लगते हैं, लिखने में अलग अलग होते हैं, स्पेलिंग अलग होती है। तो इस वाले चिर का अर्थ होता है पुराना, इस वाले चिर का अर्थ होता है पुराना, और इस वाले चीर का मतलब होता है वस्त्र, वस्त्र या कपड़े, वस्त्र या फिर कपड़े। तो अर्थ का चयन करें तो कहां मिल गया होगा, पुराना और वस्त्र। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले पे क्या कह रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है हमसे इसमें कह रहे हैं निम्न में कौन सा दूध का पर्यायवाची नहीं है, दूध का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में कौन सा दूध का पर्यायवाची नहीं है, तो दूध यानी मिल्क, दूध मतलब मिल्क, दूध मतलब मिल्क, तो नहीं वाला पूछा है हमसे। देखो दूध का दुग्ध पर्यायवाची होता है, पेय भी होता है और गोरस भी होता है, गाय के द्वारा दिया गया रस यानी गोरस। अमीय नहीं होता, अमीय जो होता है ये अमृत का पर्यायवाची होता है, किसका, अमृत का, ये अमृत का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी क्या है भाई, इसका आंसर हो जाएगा दोस्त। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगर ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला हो या यूट्यूब ने आपको दिया हो तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बातें करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।